हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कंसिडरेशन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2E एग्रीमेंट को डिफाइन करते हुए कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, यानी ऐसा एग्रीमेंट जहां मल्टीपल प्रॉमिसेस हों फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी घड़ी देने का प्रॉमिस किया और बदले में बी ने ए को 2000 रुपये देने का प्रॉमिस किया। तो यहाँ ए और बी दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया और यहाँ दोनों के लिए कंसिडरेशन भी फॉर्म हो रहा है, जहाँ ए के लिए कंसिडरेशन 2000 रुपये है और बी के लिए कंसिडरेशन घड़ी है। यानी ये डेफिनेशन इस बात को कम्प्लीटली क्लियर कर देता है कि किसी भी एग्रीमेंट के दो इसेंशियल्स होते हैं, पहला प्रॉमिस और दूसरा कंसिडरेशन, और इन दोनों में से किसी की भी एब्सेंस होने पर हम किसी भी अरेंजमेंट को एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। लेकिन हम हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी अगर किसी एग्रीमेंट में कुछ भी इलीगल है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसलिए हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट की सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। अच्छा, अब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ से क्या मतलब है? यानी एक एग्रीमेंट को वो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी कि हम इसे इन्फोर्सिएबल बाय लॉ मानेंगे। इसका आंसर हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में मिलता है, जो बताता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन ऐसे 4 इसेंशियल्स के बारे में बताता है जिनकी फुलफिलमेंट के बाद ही हम किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ये 4 इसेंशियल्स हैं कि एग्रीमेंट में शामिल पार्टीज़ की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी उनकी सहमति किसी मजबूरी या डर के कारण नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इसके बारे में हमने मोहरी बीबी और माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में समझते वक्त पढ़ा था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरा है कि कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन के रूप में जो भी दिया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। मतलब अगर कोई किसी की सुपारी दे दे और कहे कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा, या कोई एग्रीमेंट तो ठीक से हुआ हो, जैसे घर बनवाने का एग्रीमेंट, पर वो कंसिडरेशन में कोई ऐसा लैंड दे दे जो इलीगल हो, तो ये भी एग्रीमेंट के सारे इसेंशियल्स फुलफिल तो करते हैं ना। प्रॉमिस भी होता है और कंसिडरेशन भी, पर यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इनका कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, या जो भी ऑब्जेक्ट है जिसे कंसिडरेशन के रूप में दिया जा रहा है वो लॉफुल नहीं है। और लास्ट है कि उस एग्रीमेंट को वॉइड न डिक्लेयर किया गया हो। जैसे कोई एग्रीमेंट जो किसी माइनर के साथ किया गया हो तो ऐसा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 बताता है कि कौन से कंसिडरेशन अनलॉफुल होंगे और कौन से नहीं। और अगर हम ये देखें कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन न हो तो ऐसे एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा। नेचर से मतलब है वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा। तो इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 25 में, जो एक्सप्रेसली कहता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। यानी अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन न हो तो हम उस एग्रीमेंट को वॉइड मानेंगे, जिसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन में कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या कहे तो प्रॉमिस, क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ये एग्रीमेंट तो होगा नहीं, तो इसे प्रॉमिस कहना ठीक होगा। यानी एग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन नहीं है तो हम इसे बेयर प्रॉमिस कहेंगे, जिसके लिए लैटिन में मैक्सिम है नडुम पैक्टम। इसके साथ एक और मैक्सिम है क्विड प्रो क्यो, जिसका लिटरल मीनिंग है समथिंग फॉर समथिंग। हम कह सकते हैं कि ये कंसिडरेशन का लैटिन नाम है। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि कंसिडरेशन किसी भी एग्रीमेंट का एक इसेंशियल है और एक लॉफुल कंसिडरेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल है, और साथ ही
बिना कंसिडरेशन के किसी एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा इसे समझा। और अब हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन जो दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में। तो ये कंसिडरेशन का डेफिनेशन है, आप चाहें तो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। हम अब इस डेफिनेशन के एनालिसिस या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कंसिडरेशन के इसेंशियल्स को समझेंगे, यानी किसी ट्रांजैक्शन को कंसिडरेशन होने के लिए उसे कौन कौन से इसेंशियल्स फुलफिल करने होंगे। तो वो इसेंशियल्स कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले तो कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिज़ायर का होना चाहिए। यानी मान लीजिए हमने कहा हम आपको अपनी घड़ी देंगे, आप हमें 2,000 रुपये दे दो और आपने पैसे की जगह हमें कुछ और दे दिया, तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉमिसर की मर्ज़ी का नहीं है। दूसरा इसेंशियल बताता है कि कंसिडरेशन कौन दे सकता है। तो ये बोलता है कि कंसिडरेशन खुद प्रॉमिसी भी दे सकता है और कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है, और ये पार्ट ही इसे इंग्लिश लॉ से डिफ्रेंशिएट करता है। अगला है कि कंसिडरेशन क्या हो सकता है और उस कंसिडरेशन को कब दिया जा सकता है। तो कंसिडरेशन हो सकता है कोई एक्ट या कोई एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब है कोई काम न करना, यानी कंसिडरेशन में हम कुछ करने का भी प्रॉमिस कर सकते हैं या कुछ न करने का भी प्रॉमिस कर सकते हैं। और कंसिडरेशन कब हो सकता है, तो ये पास्ट में किया गया कोई एक्ट हो सकता है, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। अच्छा, कंसिडरेशन के लिए कहीं भी एक्ट वर्ड का यूज़ है तो वो एब्स्टिनेंस को भी इंक्लूड करेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो अगला है कि क्या करना या क्या नहीं करना कंसिडरेशन होगा, तो वो है समथिंग। और अंत में वही है कि ऐसा कोई भी एक्ट, एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस कंसिडरेशन होता है। इन सभी इसेंशियल्स को पढ़ते वक्त आपके मन में बहुत से क्वेश्चन अराइज हुए होंगे क्योंकि ये इसेंशियल्स इतने सीधे नहीं हैं। इन सब में थोड़े थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और साथ ही इनके अंदर भी और टॉपिक्स हैं। तो इसलिए हम इन सभी इसेंशियल्स को एक एक करके आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम पहले इसेंशियल को समझने से शुरुआत करेंगे जो है एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, जिसे हम प्रॉमिसरी स्टॉपल भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स को समझेंगे। पहला है ऐसा एक्ट जो एब्स्टिनेंस को भी इंक्लूड करेगा, याद रखिएगा। तो ऐसा एक्ट जो प्रॉमिसर के डिज़ायर पर किया गया हो, जिसके अंदर हम दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव केस लॉ को समझेंगे। दूसरा है कि ऐसा एक्ट जो प्रॉमिसर के डिज़ायर पर किया गया हो, और इसी में हम एक और टॉपिक देखेंगे जो है प्रॉमिसेस ऑफ चैरिटेबल नेचर। इसमें हम 2 केस लॉज देखेंगे जो है केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद और डोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर। और लास्ट में हम समझेंगे यूनिलैटरल प्रॉमिसेस को, जिसमें हम अब्दुल अजीज़ वर्सेस मासूम अली केस लॉ को देखेंगे। अब हम प्रॉमिसरी स्टॉपल क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपल कहता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई प्रॉमिस करता है और दूसरा पर्सन उस प्रॉमिस के बेसिस पर एक्शन ले लेता है, तब वो प्रॉमिस प्रॉमिसर के लिए एक ऑब्लिगेशन बन जाएगा। मतलब प्रॉमिसर अपने उस प्रॉमिस से लीगली बाउंड होगा, और इसीलिए एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर को हम प्रॉमिसरी स्टॉपल बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रॉमिस प्रॉमिसर की मर्जी का है तो फिर प्रॉमिसर अपने उस प्रॉमिस से बाउंड हो जाता है। वैसे प्रॉमिसरी स्टॉपल अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है जिसे हम कभी और समझ लेंगे, फिलहाल इतना जानना काफ़ी है। अब हम एक्ट्स डन नॉट एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर और दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव केस को समझ लेते हैं। अच्छा, आगे से हम कंसिडरेशन के लिए सिर्फ एक्ट बोलेंगे तो इसका मतलब एब्स्टिनेंस भी होगा, तो आप याद रखिएगा। तो इस टॉपिक का मतलब है कि अगर कोई एक्ट जो किसी प्रॉमिस के कंसिडरेशन के लिए परफॉर्म किया गया है, वो एक्ट अगर प्रॉमिसर की मर्ज़ी का नहीं है या वो एक्ट अगर प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम ऐसे एक्ट को कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ प्रॉमिसी ने बिना प्रॉमिसर के डिज़ायर के कोई एक्ट परफॉर्म किया हो, तो वहाँ प्रॉमिसी प्रॉमिसर को उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसी के इलस्ट्रेशन के लिए हम दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव केस लॉ को समझेंगे। इस केस में प्लेंटिफ ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर एक मार्केट कंस्ट्रक्ट किया। मार्केट कंस्ट्रक्ट करने का मतलब प्लेंटिफ ने कुछ शॉप्स बनवाए अपने खर्च पर।
इसके बाद इन शॉप्स का पोजीशन डिफेंडेंट ने ले लिया अपनी दुकान या अपने बिजनेसेस के लिए, और क्योंकि उन सभी दुकानों को प्लेंटिफ ने अपने खर्च पर बनवाया था, इसलिए डिफेंडेंट्स ने प्लेंटिफ से प्रॉमिस किया कि वो लोग अपनी दुकान में जो भी सामान बेचने के लिए लाए हैं उसके प्राइसेस पर प्लेंटिफ को कमीशन देंगे, और यही कमीशन फिर डिफेंडेंट्स प्लेंटिफ को नहीं पे कर पाते, इसलिए प्लेंटिफ ने उनके अगेंस्ट कमीशन की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर दिया और आर्ग्यूमेंट दिया कि उसने इन शॉप्स को कलेक्टर के ऑर्डर पर अपने खर्च पर बनवाया था, इसलिए डिफेंडेंट्स ने उसे कमीशन पे करने का प्रॉमिस किया था। तो इस केस का हेल्ड डिफेंडेंट्स के फेवर में होता है, यानी डिफेंडेंट्स प्लेंटिफ को कमीशन पे करने के लिए बाउंड नहीं हैं। और इसका कारण बताते हुए जस्टिस ओल्डफील्ड ने कहा कि डिफेंडेंट्स ने प्लेंटिफ को कमीशन पे करने का प्रॉमिस सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसने गंज यानी मार्केट को अपने पैसों से बनवाया था। लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि प्लेंटिफ ने उस मार्केट को डिफेंडेंट्स के रिक्वेस्ट या डिज़ायर पर नहीं कंस्ट्रक्ट किया था, बल्कि उसने इन शॉप्स को कलेक्टर के ऑर्डर पर बनवाया था। इसलिए यहाँ डिफेंडेंट्स के लिए प्लेंटिफ को कमीशन पे करने के बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं है। और जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में समझा था कि बिना कंसिडरेशन के कोई भी प्रॉमिस बेयर प्रॉमिस होता है और ऐसा प्रॉमिस इन्फोर्सिबल नहीं होता है, तो इसलिए इस केस का हेल्ड डिफेंडेंट्स के फेवर में आता है। सो आई होप कि आप लोगों को कंसिडरेशन क्या होता है, इसके इसेंशियल्स और ये केस लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम एक्ट्स डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर और इससे रेलेवेंट केस लॉस को समझेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।